हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीवी बीटेक सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम्स। बेटा, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। लगभग बच्चों ने तैयारी कर ली है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए भाई साहब, अपने अपने हिसाब से सभी कोई प्रिपरेशन कर रहा है। देखो बेटा, एक बात आप समझना, आप भले कितना भी पढ़ लो, जब तक आप अच्छे से नहीं लिखोगे आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। कभी कभी देखना कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते बेटा, तो उसे कम मार्क्स मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चा लिमिटेड पढ़ता है लेकिन आंसर को अच्छे से लिख देता है ना बेटा, तो उसे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना, कि जो नंबर हमें मिलेगा बेटा एग्जाम में, वो हम लिखेंगे उसी के बेस पर मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई साहब किस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाए। ठीक है, देखो बेटा एक बात समझना, ये वाला वीडियो लगभग सभी सब्जेक्ट में काम करेगा। ठीक है, सिवाय M1 में, M2 में और ED में। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तो मैं इन तीनों की भी वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है, जैसे मान के चलो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक सिविल है, BME है, इन सारे सब्जेक्ट्स में ये वाला जो ट्रिक है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा लिखने का, आप उसे लगा सकते हो। साथ ही साथ BEEE में भी आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसे आप लगा सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ना। हाँ यार, देरी के ही, बिना किसी देरी के, आप कुछ अलग मत समझना। चलिए भाई साहब, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है, देखो बेटा पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, रिलैक्स। बच्चे क्या है, बहुत बच्चे पैनिक कर जाते हैं, है ना। बहुत ऐसे बच्चे तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं एंड एग्जाम के दिन क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो देखो, पैनिक आप होते हो ना, 1-2 घंटे के लिए आपका जो दिमाग है वो ब्लैंक हो जाता है। तो भाई साहब, मैं सभी बच्चों से विनती करूंगा कि पैनिक आपको नहीं करना है। ठीक है, बहुत ऐसी बच्चियां जिनको आप देखोगे ना कि भाई एग्जाम का पेपर देख के वो बोलती है सर हम तो सब भूल गए, एग्जाम से बाहर आए तो सब कुछ याद आ गया। भाई पैनिक नहीं करना है। सबसे पहली बात, जितना आपने पढ़ा है अगर आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो ये जो पैनिक वाली चीज है ना वो नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ोगे बेटा उसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है। एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर जाओ, एकदम काम होकर जाओ। ठीक है, वहां पर जाके फिर आपको दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो। और अगर आप हड़बड़ा जाओगे ना तो आप अपनी एबिलिटी के अनुसार नहीं लिख पाओगे। बच्चे क्या करते हैं बेटा, एक बात समझना, बच्चे क्या करते हैं, पैनिक करके ना, बच्चे पैनिक करके जो उनकी एबिलिटी है उसको वो क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। अगर उनके अंदर क्षमता है कि वो 5 क्वेश्चन करके आ पाए तो वो पैनिक में सिर्फ 4 या तो 3 ही करके आ पाते हैं। तो ये वाला काम आपको नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर आप एग्जाम में जाओ। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा दूसरा तीसरा पेपर आपका मैथमेटिक्स 2 और वहां पे बहुत बच्चे टेंशन होते हैं एंड ज्यादा बात मत करो किसी से, आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी क्या 10 लोगों से बात करोगे, 10 लोग अलग अलग तरह की चीजें बताते हैं, अरे हम तो नहीं पढ़े पास हो गए, अरे वो पढ़ा फेल हो गया। अरे कुछ नहीं भाई साहब, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप अच्छे से लिख कर आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हाँ, 1-2 बार ऐसा होता है कि भाई आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलता, लेकिन हमेशा ये होने वाला नहीं है। तो अगर आपसे कोई इधर उधर की बातें करता है कि मत पढ़ो या ऐसे मत लिखो, भैया बोलना ठीक है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। ठीक है, मतलब मान के चलो भाई, आपको हड़बड़ाना नहीं, किसी के बातों में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट, है ना। क्या बता रहा हूँ यार, किसी की बातों में नहीं आना। आ जाते हैं आजकल के बच्चों की बातें ऐसे यार। और एक बात देखना, एक बच्चा जो है ना, आजकल बच्चों के अंदर है कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अगर मैं एक बात बताऊं कि 2-3 लोग हैं ना, अगर 2-3 लोग हैं, बात समझो, अगर 3 लोग एक साथ रहते हैं, मान लो A, B और C, और जाहिर सी बात है पूरे दिन में A ने भी कुछ पढ़ा है, B ने भी कुछ पढ़ा है और C ने भी कुछ पढ़ा है, तो इनको क्या करना चाहिए बेटा, रात में सोने से पहले आधे घंटे के लिए 10-10 मिनट सबको आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अपने घर में एक छोटा बोर्ड रखो, मस्त छोटा सा, है ना, 200-300 रुपए का मिलता है, और A को आके इस बोर्ड में बताना चाहिए कि वो उसने क्या पढ़ा। तो ये क्या, थोड़ा सा B और C को भी ध्यान रहेगा। B ने जो पढ़ा है वो भी आएगा 10 मिनट, वो भी बोर्ड में बताएगा कि भाई हमने ये पढ़ा है ना। उसके बाद क्या है बेटा, C भी आएगा और C भी बताएगा कि दिन भर में हमने ये पढ़ा। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में बच्चा प्रोसेस बता सकता है।
मैं पूरा डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ऊपर ऊपर से बच्चा बता सकता है, क्योंकि जब आप आपस में बात करते हो ना तो वो ज्यादा समझ में आता है बच्चों। इस बात को आप समझ, जब आप किसी टॉपिक पे बात करते हो तो वो टॉपिक आपको ज्यादा समझ में आता है। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर 2-3 लोग हो, दिन भर आप अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, कोई किसी को डिस्टर्ब मत करो, लेकिन रात में सोने से पहले ना एक बार डिस्कस जरूर करो कि आप यार मैंने आज ये पढ़ा, मैंने जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी 5th सेम का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर अपने दोस्तों से ही बात करूँ, मैं बोलता हूँ कि अरे ये सब्जेक्ट पढ़ा दूं, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, तो बात करना चाहिए, है ना। टॉपिक्स के बारे में बात करो, अच्छी बात है ना, बात करना चाहिए। रात में आप सोने के समय एकदम आराम से खड़े होकर बताओ, है ना, कि हमने आज ये पढ़ा, वो आपको बताएगा। उससे क्या है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं होता है, और हम भी ऐसा ही करते थे, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, तो ये हो गई दूसरी बात, ठीक है। अब यार देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे, यार देखो नंबर दोनों में सेम मिलता है ना। ये वाला कंफ्यूजन मत रखना कि आप हिंदी में लिखोगे तो आपको नंबर कम मिलेगा, आप इंग्लिश में लिखोगे आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप हिंदी या तो इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आप अपना आंसर लिख सकते हो, आप मिक्सअप मत करना। बच्चे क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, भाई जो कॉपी चेक करेगा वो फेल कर देगा। या तो आप पूरा हिंदी में लिखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो आप पूरा इंग्लिश में लिखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मिक्सअप नहीं करना है बच्चों, मिक्सअप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बेटा, मिनिमम 3 यूनिट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। देखो बेटा, आपको पता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स में सब में कम से कम 5 यूनिट है। सब में कितने यूनिट है बेटा, 5 यूनिट है। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमम तो 3 आपको कर ही लेना है। अभी भी 10 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। अगर कोई बच्चा लेट स्टार्ट करा है तो एकदम आप अपने दिमाग में डाल लो कि भाई कम से कम आपको 3 यूनिट तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। 3 यूनिट एकदम पढ़ना। आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, आपने देखना फिजिक्स के मैंने 3 यूनिट करवा दी, उसको पढ़ लो। बेसिक कंप्यूटर के 3 यूनिट डाले, वो पढ़ लो, ठीक है। बेसिक सिविल के मैंने 3 यूनिट डाल दिए, बीएमई के मैंने 4 यूनिट डाल दिए, तो वो सारे आप पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। कुछ ओवर द टॉप मैंने काम नहीं करा कि मैंने उद्धार कर दिया, हाँ एटलीस्ट इतना है कि अगर लास्ट मोमेंट में भी आप पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अपने दिमाग में एक टारगेट रखना कि भाई कम से कम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम आपको 3 यूनिट पढ़ लेना है। और अगर आप 4 यूनिट पढ़ लेते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एक आध यूनिट छूट जाता है आपका, अगर वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के बाद भी आप पढ़ लो, तो वैसे देखो फर्स्ट ईयर का पेपर आप दे रहे हो, सेकंड ईयर में लगभग मान के चलो सारी चीजें वेस्ट हो जाती, कुछ काम नहीं आता। आप अगर सोचोगे कि फर्स्ट ईयर की चीजें सेकंड ईयर में काम आती, एकदम नहीं है। जैसे केमिस्ट्री है, सीएस वालों को कोई काम का नहीं, फिजिक्स कोई काम का नहीं है ना। सीएस वालों को बस बेसिक कंप्यूटर का काम होगा, वो भी बेसिक से मान के चलो 3rd सेम में पढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप 3-4 यूनिट भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं लेना। 3rd सेम में आप जैसे ही जाओगे बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। फिलहाल बेटा इतना समझ लो कि अगर फर्स्ट ईयर का आपका सारा पेपर क्लियर रहेगा ना, तो आपको सेकंड ईयर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो भाई साहब, तो ये तो कुछ ऊपर ऊपर की बातें हो गई, है ना। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहला पॉइंट देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा कि पॉइंट वाइज आंसर। आपको कोशिश करना है कि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है, मान लो ये आपकी कॉपी और आपने ऐसे लिखा है पैराग्राफ में, तो हो सकता है कि आपका आंसर जो है ना वो यहां पर एंड हो जाए। लेकिन अगर आप इसी को पॉइंट वाइज लिखोगे बेटा, ठीक है, तो यही जितना मानकर चलो है ना बेटा कंटेंट, ये पूरे एक पेज में आ जाएगा। यही कंटेंट जो है बेटा वो पूरे एक पेज में आपका आ जाएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि सभी एग्जाम्स को आप पॉइंट वाइज लिखें। सभी एग्जाम, जितने भी आप एग्जाम दोगे बेटा आगे फ्यूचर में भी, सभी में कोशिश करना कि पॉइंट वाइज आंसर देने का, ताकि आपका कॉपी भी भरे और देखने में अच्छा भी लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है, ठीक है भाई साहब। चलिए दूसरा क्या है, गुड हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो भाई एग्जाम में आपको थोड़ा धीरे धीरे लेकिन राइटिंग को बनाकर लिखना है, ताकि आपकी जो कॉपी हो ना बेटा वो कम से कम देखने में सुंदर होना चाहिए। अगर देखने में सुंदर है, अगर एक दो जगह आप गलती भी कर दोगे ना, वो गलती छुप जाती है, वो जो गलती है बेटा वो छुप जाती है अगर आप अच्छे राइटिंग में लिखोगे तो, है ना। बहुत ऐसे बच्चे सोचते होंगे अरे यार राइटिंग का कोई रोल नहीं होता, ऐसा नहीं है। राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आपकी राइटिंग खराब है, मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि भाई साहब आराम आराम से एग्जाम में लिखना,
आप नोट्स कैसा बनाते हो ठीक है, आप बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा ढंग से लिखने का कोशिश करना है। ठीक है भाई साहब, चलो उसके बाद क्या है बेटा, यूज ऑफ मार्जिन एंड हेडिंग। ठीक है बेटा, मार्जिन का आप यूज करो, अच्छी बात है, और हेडिंग को भी आप बहुत अच्छे से दो। इससे क्या, जो आपका आंसर है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे मान लो यहां पर मैंने कॉपी लिया है, ठीक है, अब देखो आपके आरजीपीवी में ना ये वाला लाइन नहीं होता, तो आप क्या करना, जब भी आपको कॉपी मिले आप क्या करना भाई, स्केल से और ऐसे पेंसिल से, पेंसिल का यूज करना। किसका यूज करना बेटा, पेंसिल का यूज करना, ऐसे यहां पे मार्जिन दे देना। ठीक है बेटा, और आप दोनों तरफ मार्जिन दे सकते हो, बस एक बात ध्यान रखना कि लेफ्ट तरफ थोड़ा ज्यादा देना और राइट तरफ थोड़ा सा कम देना। ठीक है, वरना अगर दोनों तरफ आप ज्यादा ज्यादा मार्जिन दोगे तो नीचे बीच में जगह बहुत कम बचेगा, तो आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो एक तरफ आपको ज्यादा मार्जिन देना है और दूसरे तरफ आपको कम मार्जिन देना। सभी पेज में आप लिख कर दोगे मार्जिन तो आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो आप मार्जिन दे सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप देखो मार्जिन के अंदर आप ऐसे पॉइंट देना है ना, इसने नंबर दिया, नंबर वाइज पॉइंट तो कभी मत देना बेटा। ठीक है, यहां पर आप देखो कि उसने नंबर से पॉइंट दिया, नंबर से कभी पॉइंट मत देना। ठीक है, जब भी आप पॉइंट दोगे ना बेटा, आप क्या करना, ऐसे एरो बना देना। अब होगा क्या बता रहा हूं, जैसे आपने पॉइंट में नंबर दे दिया, अब एग्जामिनर देखेगा कि इसने 4 पॉइंट लिखा है, तो वो क्या करेगा, 4 नंबर दे देगा। ठीक है, तो कभी भी आप रिवील मत करो कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे, आप एरो देके लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है भाई साहब, मार्जिन देना, मैं आपको बोल रहा हूं मार्जिन आपको देना है। हेडिंग आप ऐसे लिखोगे, यहां पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो आंसर 2 का ए। ठीक है, इसके नीचे आप पेंसिल से ऐसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हो HENE लेजर, ठीक है, आप ऐसे लिखो HENE लेजर, नीचे क्या करो, पेंसिल से ऐसे लाइन कर दो, तो ये थोड़ा हेडिंग क्या दिखता है बेटा, अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो आपको हेडिंग अच्छे से देना है और मार्जिन का भी आपको यूज करना है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखना बच्चों कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना, ब्लू पेन एंड पेंसिल का यूज करना, इसके अलावा आप और कुछ यूज नहीं कर सकते हो। आरजीपीवी के एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखना मना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप हेडिंग ब्लैक से लिख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन और पेंसिल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लू पेन से आप हेडिंग देना, नीचे से क्या करना, अंडरलाइन कर देना पेंसिल से, तो वो अच्छा देखने में लगेगा। ठीक है भाई साहब, चलो अब देखो एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा, फिगर वगैरह अच्छे से नहीं बनाते। ठीक है, मानकर चलो वो क्या करते हैं बेटा, फिगर अच्छे से नहीं बनाते। यहां पर इस वाले पॉइंट से ना बहुत बच्चे फेल होते हैं यार, बहुत मतलब बहुत। अब आप सोचो ना कि जैसे बीएमई एक सब्जेक्ट है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें बहुत आंसर्स में क्या है बेटा, अच्छे अच्छे फिगर्स हैं। आप फिजिक्स जब पढ़ोगे, फिजिक्स में भी क्या है बेटा, फिगर्स हैं। ठीक है, डेरिवेशन से केमिस्ट्री में भी क्या है बेटा, आपके फिगर्स हैं। ठीक है, आप जब बेसिक सिविल पढ़ोगे वहां भी फिगर है। तो एक बात समझना, फिगर को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अगर मानकर चलो कोई ऐसा टॉपिक है ना बेटा जहां पर फिगर पहले, जैसे मानकर चलो कि 2 चीजें हैं, आप किसी आंसर को याद कर रहे हो, मान के चलो आप समझ रहे हो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये थ्योरी भी इसमें है और क्या है, आपका फिगर भी है। तो पता मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, मैं ये करता बेटा कि फिगर को स्ट्रॉन्ग कर लेता, क्योंकि देखो ध्यान तो यही लेगा बेटा, ध्यान तो यही खींचता है ना। आपका जो थ्योरी है वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अट्रैक्ट कौन करेगा आपके आंसर में, वो है फिगर। ठीक है, तो आपको फिगर को क्या करना बेटा, बहुत सुंदर बना देना है, बहुत मतलब बहुत सुंदर। आप अगर फिगर बहुत सुंदर बनाओगे ना, मैं एकदम दावा करता हूं 99% चांस है कि आप थ्योरी में क्या लिख रहे हो ना वो एग्जामिनर देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप फिगर नहीं बनाते हो एग्जाम में तो भाई गलती करते हो, बड़े बड़े फिगर बनाओ, पेज भी भरता है और मतलब मान के चलो आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो आप जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, कोशिश करना है भाई साहब कि आपको क्या करना है, फिगर वगैरह बना लेना है, और भी अच्छे से प्रैक्टिस करके। ये नहीं गए पेन से कुछ भी बना कर आगे, नहीं भाई साहब, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीएमई में, बेसिक सिविल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना। ये जो सब्जेक्ट है इसमें फिगर बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो फिगर को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी देखो टाइम है 10 दिन, अगर इग्नोर करा फिगर को तो भाई इग्नोर नहीं करना, फिगर बनाओ, बड़ा बड़ा बनाओ, अच्छे से लेवल करो। जब भी फिगर बनाना बेटा आप किसका यूज करना, पेंसिल का। ठीक है, पेन से फिगर मत बनाना, पेंसिल से बनाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उसको सही भी कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, चलिए
अब बात करते हैं कुछ ऐसी, जैसे आप अभी सेकंड सेम में हो, अगला टॉपिक देखो बेटा यहां पर क्या है, ठीक है, अगला पॉइंट और टॉपिक कुछ पढ़ा रहे हो क्या भाई? डोंट हेजिटेट, यूज ओन वर्ड्स आंसर। देखो यार, बच्चे क्या है, बहुत घबराते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर काट देगा। देखो यार, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, कोई अच्छा टीचर होगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि बच्चे ने कोशिश करा है, ठीक है। तो इस बार आपको घबराना नहीं, जो आपको लगता है, जो आप समझ पा रहे हो, भले थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो एक इंजीनियर होगा, और इंजीनियर का ग्रामर घटिया होता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कभी कंसिडर किया ही नहीं जाता भाई साहब, क्योंकि सामने वाले को भी ग्रामर नहीं आता। इस बात को आप समझना, सामने वाले को भी ग्रामर नहीं आता है, तो टेक्निकल में आप अगर टूटा फूटा लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी मानकर चलो आपको नंबर मिलेगा। आप कभी मत सोचना कि आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी पता, अगर आपको आंसर को बड़ा करना है, आप पता क्या कर सकते हो, अभी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है ना, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लिख लो। इससे क्या आपका आंसर और बड़ा हो जाता है। किसी भी टॉपिक का जाहिर सी बात है एडवांटेज भी होगा, डिसएडवांटेज भी होगा, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखकर आप एक पेज तो उसी में भर सकते हो। ऊपर आधा आपने एडवांटेज लिख दिया, ऊपर क्या किया बेटा, आपने आधा एडवांटेज लिख दिया और आधे में आपने डिसएडवांटेज लिख दिया, एक पेज तो ऐसे ही भर गया भाई। अब क्या है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है कि सब चैट जीपीटी पे जाओ, आराम से आप लिख दो भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज, टॉपिक आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो भाई टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए आप अपने आंसर को और परफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। आप एडवांटेज डिसएडवांटेज को क्या करो, पॉइंट वाइज याद कर लो और उसी को आप लिख दो, एक पेज आपका ऐसे ही भर गया, ठीक है। तो पेज भरोगे भाई, आरजीपीपी आराम से नंबर मिलता है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं पेज आपको भरना है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स वगैरह अगर आपको लग रहा है कि यार वो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, उसको और अच्छा बनाना है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखकर आप अपने टॉपिक को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना भाई साहब। चलिए, उसके बाद क्या है, डोंट ओवरराइट। अब देखो होता क्या है भैया, आप मान के चलो आंसर लिख रहे हो, आप कहीं पर कुछ लिखना है, ऐसे मान के चलो आपको यहां पर लिखना है ओवर, ठीक है, और आपने यहां पे लिख दिया ऑन, ऐसा कुछ लिख दिया, आपने गलत लिख दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी काट के इसके ऊपर ओवर लिख देते हैं। यार ये वाला काम नहीं करना है। आप अगर एक आध वर्ड गलत भी हो जाए ना, आप कंटिन्यू कर देना, काटा छाटी की जरूरत नहीं। एक आध वर्ड वैसे नहीं पकड़ाता है, लेकिन जब आप काट दोगे ना बेटा, तो वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो भाई कम से कम आपका जो स्टार्टिंग का 10 पेज है ना, वो एकदम अति सुंदर होना चाहिए। अति सुंदर का मतलब क्या, कि भाई साहब प्रॉपर मार्जिन आप दो, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग आप लिखो, ठीक है, प्रॉपर पॉइंट्स आप अच्छे से लिखो, ठीक है। तो कम से कम स्टार्टिंग के जो 10 पेज है ना, वो तो कोशिश करना भाई साहब कि उसमें काटा पीटी ना हो, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपके स्टार्टिंग के 10 पेज तो दिखने चाहिए, है ना। और जो स्टार्टिंग के 10 पेज आप अच्छा लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आपको वही आंसर पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको आता हो। आप एग्जाम में गए, मान लो आप एग्जाम में गए बेटा, है ना, और एग्जाम में किसी बच्चे को 8 का ए आ रहा है अच्छे से और 8 का बी आ रहा है अच्छे से, तो भाई ये मत सोचो कि वो 8 नंबर है। आप स्टार्टिंग इसी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना बेटा, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। आप मत सोचो कि वो 8 है 4 है, वो मत देखो। 8 के बाद अगर आपको 4 अच्छे से आता है, आप 4 को लिखो, है ना। उसके बाद आपको अगर 5 का ए आता है तो 5 का ए लिखो, और बी का करो बेटा, आप कोशिश करो ना, बी आप अपने वर्ड्स में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी आपको नहीं भी आता है तो जो भी समझ में आ रहा है, कम से कम आप उसे अपने वर्ड्स में लिखो। 1 से 2 पेज तो आप लिख ही सकते हो, 1 से 2 पेज तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना कि जो आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं पहले उनको लिखना है। आप ये मत सोचना कि जो घटिया आ रहा है पहले उसको लिख लेते हैं, बाद में अच्छे वाला आंसर लिखेंगे, नहीं, जो अच्छा है उसको पहले दो, है ना। उसके बाद जो भाई घटिया वो तो पेज अपन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 10 पेज क्या होने चाहिए बेटा, अच्छे होने चाहिए, और स्टार्टिंग के 10 पेज अच्छे हो जाएंगे अगर आप ये सीक्वेंस को फॉलो करते हो। आप क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो मत करना, आपको जो अच्छे से आता है, जो क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से कर पा रहे हो, आप उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आप 8 को पहले नहीं अटेम्प्ट कर सकते, 5 को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर आप 8 का ए कर रहे हो तो आपको 8 का बी भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 4 का ए कर रहे हो तो 4 का बी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जिसमें आपको ए बी अच्छे से आता हो।
ठीक, अब किसी का ए आ रहा बी नहीं आ रहा, तो बी को आप खुद से लिखो अपने वर्ड्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको उसके बाद 6 का बी आता है तो कोई बात नहीं, 6 का ए आप अपने वर्ड्स में लिखो और बी तो आपको आता ही है। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा यहां मैंने क्या लिखा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। 8 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, 5 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, अब देखो बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर कितना लिखे, एक बात समझो, अगर आपको कोई आंसर अच्छे से आता है, देखो बेटा एक बात समझना, ठीक है, अगर कोई आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है और उसमें फिगर भी है, और उसमें क्या है बेटा, फिगर भी है, तो आप 4 पेज लिखो। और कैसा वाला 4 पेज बेटा, ऐसा वाला 4 पेज। ठीक है, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज। ठीक है, अगर आपके मान के चलो आंसर में फिगर है तो, और अगर फिगर नहीं है, अगर मानकर चलो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर ही है, तो आप 3 पेज भी लिखोगे तो ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख दो सफिशिएंट है भाई साहब, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज करके कम से कम तीसरे पेज तक तो आप चले ही जाना। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद क्या है कि अगर कोई आंसर आप बना रहे हो अपने वर्ड्स में, अब यार देखो जाहिर सी बात है यार, अपने वर्ड्स में आप ज्यादा से ज्यादा कितना लिखोगे, तो भाई आपको कोशिश करना कि कम से कम 102 पेज तो आप लिखो, अगर कुछ नहीं तो कम से कम 1 पेज का आंसर तो आप देना ही है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर आंसर 4 पेज जाए, कुछ बच्चों को देखता हूं मैं जबरदस्ती खींचते हैं, भाई ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, जबरदस्ती खींचो, लेकिन जहां खिंचाने का वहीं पर खींचो, है ना। फेंका फेंकी में भी 4 पेज फेंका फेंकी करेंगे भाई साहब, पकड़ा जाएंगे। ठीक है, तो जब आप आंसर अपने वर्ड्स में लिखना चाहोगे कि भाई पूरा नहीं आता है, प्रॉपर नहीं आता है, तो आप 2 पेज भी लिखोगे ना, काफी है। ठीक है, तो अगर आंसर आपको आता है, फिगर भी है, 4 पेज। ठीक, अगर आपको सिर्फ आंसर ही आंसर है, 3 पेज आप लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई आंसर 2 पेज में भी कंप्लीट हो रहा तो भी रोना नहीं, हाँ, लेकिन आंसर को 2 पेज से कम में मत लिखना भाई, है ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड, इससे कम आप मत लिखना। ठीक है, और कुछ महान बच्चे पता क्या होता है, और कुछ महान बच्चे होते हैं, मैं अभी तक मैंने जितना पेपर दिया ना आरजीपीवी का, मैं आपको बता रहा हूं, आज तक मैंने जितना भी पेपर दिया है एमटेक का, बीटेक का, ठीक है, एमटेक का मैं फिर से दूंगा क्योंकि मैं फिर से एमटेक कर रहा हूं, इसकी कहानी बताऊंगा। मेरा जितना भी आंसर था बेटा हमेशा यहां से शुरू हुआ है, ठीक, और यहीं पर खत्म होता है। अगर खत्म होगा तो यहाँ लास्ट में खत्म होगा, या तो इस पेज के लास्ट में खत्म होगा। बच्चे क्या करते हैं, आंसर यहाँ पे शुरू करते हैं और यहाँ बीचों बीच खत्म करते हैं। यार बीचों बीच खत्म मत किया करो, कोशिश करो कि आंसर यहाँ खत्म हो रहा तो 1-2 पॉइंट ऐड करके आप पूरा पेज ले लो, अच्छा लगता है यार, पूरा पेज आप ले लो, अच्छा लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग पेज से जब आपका आंसर शुरू होता है तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आपका आंसर 1.5 पेज में खत्म हो रहा है तो आप उसको 2 पेज में खत्म करो। अगर आपका आंसर 2.5 पेज में खत्म हो रहा है तो उसको 3 पेज में खत्म करो। ठीक है, बीच वाला हिसाब किताब अच्छा नहीं लगता, देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करना कि जब आप 2.5 कर रहे हो 1-2 पॉइंट छूट करके आप अगर उसको 3 कर देते हो तो उससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान के चलो आप यहां तक भी करते हो ना, ये नीचे का हिस्सा खाली भी रहता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला आंसर आप क्या करना, फिर यहीं से स्टार्ट करना। तो आपको कोशिश करना है कि जो आंसर आप स्टार्ट करो यहां से स्टार्ट करो या यहां से, मतलब हमेशा ऑन टॉप से आप क्या करो, अपने आंसर को लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, अरे ठीक है ना, 2.5 पेज के जगह आप अगर थोड़ा सा और ऐड करके, अगर ये नीचे का जगह खाली भी रह जाएगा चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखो ना, ये अगर पेज होता पूरा मैंने बताता, इसे मान के चलो आप आंसर लिख रहे हो, ये वाला पॉइंट नहीं है तो ठीक है ना, इसको खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूरा पेज है, आप अगर यहां तक अपने आंसर को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, इसको खाली रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करो, आप नेक्स्ट पेज में अपना नया आंसर स्टार्ट करो। तो ये आप कोशिश कर सकते हो, इससे आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा कि अगर आंसर बीचों बीच खत्म हो रहा है ना, तो भाई आप उसको थोड़ा सा टान के कम से कम 2-3 लाइन और खींच दो, और नीचे का स्पेस अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या, महान मत बनना। बच्चे क्या करते, पेज बचाने के चक्कर में ना फिर यहीं से आंसर स्टार्ट करते। नहीं भाई, ये कोने से आंसर मत स्टार्ट करना। कभी कभी क्या एग्जामिनर का भांग धतूरा पी के कॉपी चेक करता ही है बुरा मानने वाली कभी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर उसके सामने सही सही दिख रहा सब कुछ तो वो क्या आपको नंबर दे देगा। ठीक है, आपकी एबिलिटी भाई आरजीबी में ऐसी चेक होती है। सीबीएसई अगर रहता है ना, एक बात समझना, सीबीएसई बहुत प्यारा बोर्ड है यार, बहुत प्यारा बोर्ड है, इतना प्यारा बोर्ड है कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मैथमेटिक्स में 76 मार्क्स का मैं करके आया था पूरा सही, और मुझे 76 ही मिला। तो आंसर देखो, ये तो सीबीएसई था भाई। आरजीबी में क्या, आपकी कॉपी जो कॉपी है वो सुंदर दिखनी चाहिए,
है ना। अगर सुंदर दिख रहा है, ये सब सारी चीजें फॉलो करो, अच्छे से पास हो जाओगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे ना जो सिगरेट पी के पढ़ते हैं, बात समझो। अब वो फूक रहे हैं और पढ़ रहे हैं मस्त, दिमाग तो काम कर, एग्जाम में फूकने मिला नहीं तो काम, दिमाग काम किया नहीं। तो ये गुलामी मत करो किसी के भी, आप इंसान हो तो गुलाम मत बनो किसी के, ठीक है। अभी जैसे मैं चाय का गुलाम हूं, मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, ऐसा तो मिला नहीं मिला भाई साहब, किसी की गुलामी नहीं करना है ना। तो जो फूकने वाले बच्चे भाई साहब मत ही फूक के पढ़ना, फूक के जो करना करो, लेकिन फूक के पढ़ना मत, क्योंकि वहां फूक के तुम एग्जाम में 3 घंटा बैठ नहीं पाओगे, ठीक है, तुम्हारा मन लगेगा नहीं, है ना। क्योंकि मान के चलो भाई, आज की डेट में बच्चों को देखता हूं तो क्या मुझे लगता है क्या दिक्कत है इनको भाई साहब, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, टेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना। आज के डेट में अगर कोई बच्चा परेशान है, समझो वो मान कर चलो कामचोर है भाई। अगर मैं नहीं बताता तो क्या लगता मैं ही हूं, अगर मैं कोई सवाल नहीं करवाता हूं आपको क्या लगता मैं ही हूं भाई। गूगल में सर्च करोगे 1000 टीचर मिल जाएंगे, है ना। आप गुलामी करने की जरूरत नहीं किसी की भी। अगर मैं भी अगर किसी टॉपिक को पढ़ता हूं भाई साहब, अगर एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं 10 टीचर से पढ़ सकता हूं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भाई हमारी मेंटलिटी है कि हमें पढ़ना ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना बेटा। चलिए, और कम से कम आपको 25 पेज लिख कर आना, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि भाई इतना तो आपको करना है। अगर आप पॉइंट वाइज, तो एकदम सिंपल मैं आपको बात बता रहा हूं कि अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हो, आप प्रॉपर फिगर बना रहे हो, आराम से आप 25 क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप फिगर नहीं बना रहे, पॉइंट वाइज नहीं लिख रहे भाई, तो कहीं ना कहीं 15-20 में आप सिमट जाओगे। लेकिन अगर आप उसी को पॉइंट वाइज लिखोगे, फिगर बनाओगे, तो वही 15-20 में जो आपने लिखा है ना, वो ऑटोमेटिकली 25+ हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पेज बढ़ेगा, पेज तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ देखने में भी क्या लगेगा बेटा, सुंदर लगेगा, ठीक है। जैसे BEEE वगैरह भी हो गया, उसमें भी देखना ट्रांसफार्मर है, DC मशीन्स है, इन सबके फिगर को अच्छे से कर लेना। इसमें अगर कोई बच्चा फेल होता ना, वो नालायक है भाई। आप अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में फेल होते हो चलो ठीक है यार, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर BEEE में फेल हो रहे हो, ED में फेल हो, तो उसमें पूरे नंबर्स मिलते हैं भाई साहब। न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल एक पेज का भी तो 7 नंबर मिलेगा, उसमें फेंका फेंके तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। बाकी जब M1 का पेपर होगा तो कैसे लिखना वो भी मैं बताऊंगा आपको, M2 के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ED के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा, ठीक है। तो अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन भाई अपने आप को आप खुद ही कंट्रोल करो, किसी के गुलाम बनने की जरूरत आपको नहीं है, किसी का मतलब किसी का भी नहीं, ठीक है। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, ठीक है। अपने दिमाग में कुछ चीजें बैठा लीजिए कि जैसे पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, आपको फिगर अच्छे से बनाना है, ठीक है। आंसर आप यहां से शुरू करो, यहां पे एंड करो, अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने आप लिमिट को पुश कर सकते हो आप, अगर कोई 2.5 पेज में तो कोशिश करो उसको 3 पेज कर देने का, अगर 1.5 पेज का आंसर कम से कम कोशिश करो उसको 2 पेज का कर देने का, ठीक है। अगर कोई आंसर आपको नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता, तो आप उसको कोशिश करो लिखने का, ठीक है। उतना कोई यहाँ पे लाइन बाय लाइन कॉपी चेक नहीं होता, इस बात को समझना। ये CBSE बोर्ड नहीं है, ये CBSE बोर्ड नहीं है। अगर आप 76 का सही लिख कर आए हो ना RGP में, तो कोई ठीक नहीं है कि आपको 90 मिल जाए, और ये भी कोई ठीक नहीं है भाई आपको 30 मिल जाए। अगर ये 76 करेक्ट है तो भी 90 भी मिल सकता है और 30 भी मिल सकता है, ये है RGP में। लेकिन हाँ, इतना है कि आप ढंग से लिखोगे, ढंग से रिप्रेजेंटेशन करोगे तो फेल नहीं करोगे, ठीक है बेटा। चलिए, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।